तो नमस्कार संजय जी। एक बस 2 मिनट का समय है, उसके बाद मैं कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। जी जी। आदरणीय माधुरी जी, अब मैं आपको सुन पा रहा हूँ। माधुरी जी, आपका वीडियो जो है वो ऑन नहीं है, कृपया से ऑन कर लीजिए। नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। समय हो चुका है, आप बिल्कुल समय पर आई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बिना बिना विलंब किए, चूंकि 7 बज चुके हैं, मैं कार्यक्रम आरंभ करता हूँ, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय दत्त के साथ। तो मैं आज का कार्यक्रम आरंभ कर रहा हूँ गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे कार्यक्रम, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय दत्त के साथ। तो मित्रों, मैंने आज का कार्यक्रम जो है गायत्री मंत्र से क्यों आरंभ किया, ये भी आपको कुछ मिनट बाद समझ में आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की श्रृंखला विशेष श्रृंखला है, क्योंकि बहुत ही रोचक चर्चा होने वाली है। हम सब हिंदी और उसके उसके भविष्य को लेकर, वैश्विक पटल पर हिंदी की क्या स्थिति है, उस सब विषयों पर मार्गदर्शन करने के लिए एक वैश्विक स्तर की प्रतिभा जो है हमारे मुख्य अभ्यागत के रूप में आज उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनका परिचय भी आपको बहुत ही शीघ्र दूंगा। परंतु मैं जो फेसबुक के माध्यम से देश विदेश से हमसे जुड़े हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, कई ऐसे हैं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूं, परंतु ये वे सभी लोग हैं, क्योंकि मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, इसमें वही लोग जुड़ते हैं जिनका साहित्य से, संस्कृति से या हिंदी भाषा से गहरा नाता है। तो ऐसे सारे लोगों का मैं जो है विश्व के विभिन्न विभिन्न देशों से जो हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको उनको प्रणाम करता हूं। और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि एक बहुत ही रोचक चर्चा होने जा रही है और आप सबको इस कार्यक्रम में बहुत आनंद आएगा। और आप सब जो है कमेंट्स में, जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, अपने विचार लिखिए। अगर आपके मन में जो हमारे मुख्य अभ्यागत के लिए कोई प्रश्न हो तो उसे लिखिए। कार्यक्रम के अंत में आपके नाम और परिचय के साथ जो है वो प्रश्न जो है मैं हमारे मुख्य अभ्यागत के समक्ष रखूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप में से जो मेरे साथ पहले भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, वे जानते हैं कि मैं अपने वादा पूरा करता हूं। आज चूंकि विशेष श्रृंखला है, तो जब भी विशेष श्रृंखला होती है, जो मेरे कार्यक्रमों में पहले पहले भी आ चुके हैं, वे जानते हैं कि जो विशेष श्रृंखला होती है उसमें मैं यक्ष प्रश्न का एक एक प्रावधान रखता हूं। तो यक्ष प्रश्न करने के लिए आज हमारे मध्य दुबई से डॉक्टर आरती लोकेश गोयल जी उपस्थित हैं। इस कार्यक्रम में वो पहले अभ्यागत रह चुकी है, इस कार्यक्रम से पूर्णतः परिचित है, तो उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और जो हमारे परिचित जो है जूम में जो हमारे साथ जुड़ेंगे, उन सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बिना देरी किए आज का कार्यक्रम मैं आरंभ कर रहा हूं। हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, जिन्होंने हिंदी को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय और स्वीकार्य बनाने में अपना अद्भुत योगदान दिया है। आप भारत और मॉरिशस सरकार के संयुक्त प्रयास की देन विश्व हिंदी विश्वविद्यालय की महासचिव रही हैं। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मॉरिशस में वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। स्कूल ऑफ इंडियन स्टडीज की विभाग अध्यक्ष भी हैं। वसंत रिमझिम विश्व हिंदी पत्रिका जैसी पत्रिकाओं का आपने संपादन भी किया है। और देखिए, मेरा भी एक सौभाग्य है जिसका मैं उल्लेख अवश्य करना चाहूंगा। मेरे हाथ में मेरी यह कृति है, समीक्षा के दर्पण में प्रवासी काव्य। अब ये मेरा सौभाग्य है और ये बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आप सबको सूचित कर रहा हूँ कि इस पुस्तक की भूमिका जो है आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने लिखी है। ये मेरा परम सौभाग्य है। और अब जो है मैं एक इनका और भी परिचय देता हूं कि आप प्रखर आर्य समाजी भी हैं। तो एग्जीक्यूटिव मेंबर है आर्य आर्य सभा मॉरिशस की और अध्यक्ष हैं वैश्विक आर्य आर्य परिवार समिति की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती की आप अनुयायी हैं। वैश्विक स्तर पर हिंदी भाषा की प्रथम पंक्ति की सिपाही हैं। क्रियन्नतो विश्व आर्यम का जय घोष करने वाले सत्य सनातन वैदिक धर्म की ध्वजवाहक है मॉरिशस में। ऐसी डॉक्टर माधुरी रामधारी जी का मैं अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर माधुरी रामधारी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आपके मॉरिशस में मौसम कैसा है? यहाँ पर मौसम एकदम सही है, थोड़ी सी ठंड है
जी, सर्दी का मौसम है, लेकिन जी, जी, उतनी ज्यादा ठंड नहीं जैसे कि जी, भारत में सर्दी के मौसम में होती है। जी, तो जी। आपके लिए तो यह बहुत ही सुंदर मौसम रहेगा। तो अभी हम एकदम लोग तो सही समय है अभी हम लोग तो भारत में मॉरिशस प्रतीक्षा कर आकर। रहे हैं। हम लोग तो भारत में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो वर्षा हो जाए, क्योंकि वर्षा नहीं हुई है, इसलिए बहुत गर्मी है यहाँ पर अभी। तो चलिए आप हम जी आज का जी कार्यक्रम आरंभ करते हैं, जिसका नाम है अपनी बात डॉक्टर संजय दत्त के साथ। तो माधुरी जी, मेरा पहला मैं समझता हूँ कि मेरे प्रश्न उत्तर के लिए आप तैयार हैं। मेरा पहला प्रश्न तो आपका, मैंने चूंकि परिचय पढ़ा, तो मैं भी कभी आर्य समाज में जाया करता था। एक अलग कहानी हो जाएगी बहुत लंबी, उस विषय पर फिर कभी बात होगी। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि आप आर्य समाज से जुड़ी हैं, तो ये आर्य समाजी आपका जुड़ाव कैसा रहा, और आर्य समाज के प्रति आपके विचार क्या है, और आर्य समाज से आपको जुड़ाव कैसे हुआ? मैं आज का पहला मेरा प्रश्न आपसे यही है। अच्छा। वास्तव में मेरा जन्म एक आर्य समाजी परिवार में हुआ। और जी, हाँ, मेरे मेरे पिताजी वेद के प्रचारक रहे हैं। और इस जी, समय वे आर्य सभा मॉरिशस के आर्य नेता हैं। मतलब कि सर एकदम वरिष्ठ प्रचारक जी, हैं, वेद जी, जी, प्रचारक हैं मॉरिशस के। तो जी, बचपन से ही उनकी छत्र छाया में मैं पली हूँ, बड़ी हुई हूँ। और जी, बचपन से ही मैंने देखा कि घर पर भारत जी, से अनेक सन्यासी आते रहे, वेद जी, जी, प्रचारक आते रहे, तो उनकी संगति हमें प्राप्त हुई। जी, और साप्ताहिक सत्संग में हमारा जाना होता था। जी, माहेवर्ग में ही जन्म हुआ था मेरा। गांव है मॉरिशस में, दक्षिण प्रांत में एक गांव है माहेवर्ग। और जी, माहेवर्ग गांव में ही आर्य समाज की बहुत ही बड़ी शाखा है। तो उस जी, शाखा से मैं जब से ही मैंने होश संभाला, उस शाखा में मेरा आना जाना हुआ। साप्ताहिक यज्ञ सत्संग, और यज्ञ सत्संग के उपरांत हिंदी की पढ़ाई 2 घंटे के लिए, तो प्रति रविवार को। तो फिर वैदिक संस्कृति और वैदिक जो आर्य भाषा है, हिंदी भाषा, इन दोनों से जी। जुड़ाव बचपन से ही रहा। क्या बात है! यानी आपको आर्य समाज संस्कार में मिला है। बचपन से यानी आपके जी संस्कार भी आर्य समाज आ गए, क्योंकि मैं सोचता था शायद आप मैंने किसी वैचारिक आंदोलन के प्रभाव में आकर शायद आर्य समाज से जुड़ी होगी, लेकिन कितने सौभाग्य की बात है कि आपके पिताजी ही आर्य समाज से जुड़े रहे। तो आर्य समाज को तो आपको दूध में मिला कहना चाहिए, बचपन से ही आपके जी संस्कार में आ गया आर्य समाज। तो संध्या करती हैं प्रतिदिन? जी, प्रतिदिन सुबह संध्या। और यह भी मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि जी, जब से मैंने होश संभाला, मुझे पता है कि सुबह के 6 बजे जी, हवन के लिए एकदम से तैयार होकर यज्ञशाला में उपस्थित हो जाना है। तो जी, सुबह 6 बजे अग्निहोत्र पिताजी करते थे प्रतिदिन, जी, और शाम को 6 बजे संध्या अ, होती थी। और परिवार के सभी लोग बैठते थे यज्ञशाला में जी। सुबह के अग्निहोत्र के लिए, और संध्या काल में संध्या के लिए। अब चूंकि आप एक बहुत बड़े सार्वजनिक जीवन से जुड़ी हुई है, मैंने आपका बायोडाटा पढ़ा, वैसे तो आप इतने बड़े पद पर रही हैं, पर एक मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्योंकि सारे लोग तो आर्य समाजी नहीं हैं, जितने हमारा वहाँ पे पूरा हिंदू समाज रहता है, सनातनी समाज रहता है। तो कभी हमारे हम लोगों के यानी जो पौराणिक, आप लोग पौराणिक कहते हैं हमें, हम लोग अपने आप को सनातनी कहते हैं। तो हमारे सनातनी मंदिरों में कभी जाती हैं, या गंगा सागर जो गंगा तालाब बना हुआ है उसमें कभी, यानी कभी कुछ पूजा अर्चना करने का आपके मन में है? वैसे आर्य जी समाज में जी जाते नहीं है, मेरे आर्य समाज में बहुत सारे मित्र हैं, और मैं भी आर्य समाज में जाया जी करता था, जी। इसलिए पूछा। हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। क्योंकि भ्रातृत्व भाव को हम बहुत ही महत्व देते हैं। जी, तो भाईचारे के साथ चलना होता है। हम सब जी, एक परिवार हैं। यह सही है कि किन्हीं लोगों की उपासना करने की विधि अलग है। जी, और हिंदू समुदाय में ही अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार से ईश्वर की प्रार्थना उपासना करते हैं। लेकिन मूलतः हम सब मनुष्य हैं, और एक जी, साथ एक समाज में जीते हैं। तो एक दूसरे की संस्था में जाना, एक दूसरे के धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, गंगा तालाब जाना आदि सब होता है। सब होता है, लेकिन अपने व्यक्तिगत रूप से जो अपनी वैदिक जी। रीति होती है उसके अनुसार हम चलते हैं।
तो आर्य समाज का प्रभाव मॉरिशस में कैसा है? यानी आपको ऐसा लगता है कि आर्य समाज ने हमारा जो वहाँ पे जो हमारा जो भारतीय समाज कहना चाहिए, या आप जो गिरमिटिया परिवार से आप आती हैं, तो क्या गिरमिटिया जो है उनको आर्य समाज ने प्रभावित किया है? आर्य समाज का प्रभाव रहा है? डीएवी आंदोलन वहाँ पर है, वहाँ पर डीएवी स्कूल वगैरह का जो जैसे भारत में प्रचलन है, और अन्य क्या गतिविधियां आर्य समाज के द्वारा आप करती, चूंकि आप आर्य समाज में इतने बड़े पद पर हैं? जी हाँ, तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही आर्य जी, समाज का आंदोलन आरंभ हुआ यहाँ पर। तो जो जी, हमारे गिरमिटिया पहुंचे थे यहाँ पर, जी, जैसे कि आपको जानकारी होगी कि जी, वे जी, रामचरितमानस, जी, गीता, जी, हनुमान चालीसा आदि अपने साथ लेकर आए थे। जी, उसी प्रकार उसी प्रकार एक भारतीय आप्रवासी अपने साथ सत्यार्थ प्रकाश लेकर आया था। और जी, यहाँ पर जब सत्यार्थ प्रकाश की प्रति उसने अलग अलग लोगों को पढ़ने के लिए दी, तो फिर जी, लोगों में एक जागृति उत्पन्न होने लगी। और फिर जी, उसी समय भारत से कुछ साधु सन्यासी आने लगे यहाँ पर वेद प्रचार करने के लिए। तो जब वेद प्रचारक यहाँ पर पहुंचे और साथ में सत्यार्थ प्रकाश का पठन होने लगा, तो फिर जी, यह इस प्रकार की व्यवस्था हुई कि आर्य समाज की एक प्रथम शाखा की स्थापना की जाए। तो जी, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में आर्य समाज की प्रथम शाखा की स्थापना हुई। और उसके बाद निरंतर लगातार भारत से प्रचारक आते रहे, वैदिक प्रचारक। और फिर मॉरिशस के कोने कोने में, हर गांव में, शहर में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित होने लगी। साथ में हिंदी की पढ़ाई होने लगी, वैदिक शिक्षा का प्रसार होने लगा। और आज तो आर्य सभा मॉरिशस की 400 से अधिक शाखाएं हैं। क्या और बात है! उसके अतिरिक्त डीएवी कॉलेज, 3 डीएवी कॉलेज हैं, एक दक्षिण जी, प्रांत में, एक उत्तर प्रांत में और एक मध्य प्रांत में। 3 डीएवी कॉलेज हैं और 2 प्राथमिक आर्यन वैदिक पाठशालाएं हैं, एक मध्य प्रांत में और एक उत्तर प्रांत में। और इसके अतिरिक्त जो सैन स्कूल होते हैं, अर्थात कम पढ़ बच्चों के लिए पाठशालाएं जगह जगह पर खोली गई है। और बैठकाओं में वैदिक शिक्षा दी जाती है और साथ में हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है। तो देखिए आर्य समाज का भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जैसी विदुषी जो है मॉरिशस आर्य समाज के साथ जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर ये आर्य समाज के को परिपूर्ण करती हैं, आर्य समाज के प्रचार प्रसार को जो है बढ़ाती हैं, क्योंकि विद्वत जन जब किसी भी संस्था से जुड़ते हैं तो उनकी विद्वता का प्रभाव जो है उस संस्था को निश्चित तौर पर आगे बढ़ाता है। तो ये निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि ये वैदिक धर्म के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। क्रीडतो विश्व आर्यम का जो हमारे आर्य समाज का जयघोष है, उसके लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मातृ जी जैसी जैसी विदुषी जो है उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आपाला घोषा वाली जो परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है, वो उसको आगे बढ़ा रही है। जो मध्यकाल में जो हमारे यहाँ स्त्री स्त्री विमर्श की जब हम बात करते हैं, जो पतन हुआ जो स्त्री समाज का, वो पतन को जब हम देखते हैं और हम अपने वैदिक काल के को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वो समय था जब हमारी जो आर्य नारियां थी वो ऋचाओं की रचना करती थी, और जो सत्संग होते थे, जो शास्त्रार्थ होते थे, उसमें भाग लेती थी। तो आज वही परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं आदरणीय माधुरी जी। ये आर्य समाज का भी सौभाग्य है। अब जो है मैं मुख्य विषय पर आता हूँ माधुरी जी, क्योंकि आप विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़ी रही हैं और बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। पहले आप उप सचिव रही, फिर महासचिव रही, जनरल सेक्रेटरी रही। तो हिंदी के प्रचार प्रसार में की वैश्विक जिम्मेदारी आपके कंधों पर रही है। तो मैं सीधा-सीधा मेरा प्रश्न ये है कि इतना लंबा आपका अनुभव रहा है, तो क्या आपका अनुभव रहा? हमसे साझा करिए, हमारे दर्शकों से। विश्व हिंदी सचिवालय में जाने से पूर्व मैं महात्मा गांधी संस्थान में व्याख्याता थी। जी, जी, और फिर महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस में विश्वविद्यालय, मॉरिशस के विश्वविद्यालय के परस्पर सहयोग से महात्मा गांधी संस्थान में बीए, एमए, पीजीसी, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। हिंदी की पढ़ाई एमफिल और पीएचडी के स्तर जी, पर भी हिंदी, हाँ, हिंदी के लिए विद्यार्थियों को तैयार हम करते हैं। तो मेरा जुड़ाव मुख्य रूप से शिक्षण से रहा।
और उससे पूर्व जब मैंने नौकरी के क्षेत्र में प्रवेश किया तो माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण से मैं जुड़ी। फिर कुछ साल माध्यमिक स्तर पर काम करने के बाद मैं तृतीयक शिक्षा से जुड़ गई और वहां पर बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी के विद्यार्थियों का को मार्गदर्शन प्रदान करने लगी। फिर उसके उपरांत मेरी नियुक्ति हुई विश्व हिंदी सचिवालय में। तो विश्व हिंदी सचिवालय से पूर्व मेरा कार्य राष्ट्रीय स्तर पर होता था। राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार करना, विशेषकर हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देना। और विश्व हिंदी सचिवालय में पहुंची तो सबसे पहले मुझे अ, मतलब कि मन मेरा तैयार हुआ कि अब केवल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य नहीं करना है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के संवर्धन के लिए योजनाएं तैयार करनी है और उन योजनाओं को कार्य रूप देना है। तो एक कार्य वहां पर पूर्व से ही हो रहा था। विश्व हिंदी सचिवालय में दो पत्रिकाओं का प्रकाशन होता था। एक जी विश्व हिंदी पत्रिका जो जिसमें शोध लेख हम प्रकाशित करते हैं, और एक जी विश्व हिंदी समाचार जिसमें विश्व भर में हिंदी की जो गतिविधियां होती हैं उन गतिविधियों की रिपोर्ट हम उसमें प्रकाशित करते हैं। तो दो पत्रिकाएं थी विश्व हिंदी सचिवालय में, और मेरी नियुक्ति वहां हुई थी 2017 में। और 2018 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय ले लिया गया था मॉरिशस में। तो 2017 में जब मैंने प्रवेश किया तो फिर हमने विचार किया, उस समय मैं उप महासचिव के पद पर थी, तो महासचिव जी के साथ मिलकर हमने विचार किया कि एक नई पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत की जाए। तो फिर विश्व हिंदी साहित्य, क्योंकि शोध पत्रिका तो है हमारे पास परंतु साहित्यिक पत्रिका नहीं है, और विश्व भर में तो लोग साहित्यिक रचनाएं करते हैं हिंदी में। तो क्यों न जो बेहतरीन साहित्यिक रचनाएं हैं उनको संकलित की जाए और एक पत्रिका में उन रचनाओं का प्रकाशन किया जाए। तो सबसे पहले यही प्रथम योजना बनी थी हमारी, और इस पत्रिका को हमने तैयार किया। और विश्व हिंदी सम्मेलन के अवसर पर जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मॉरिशस में 2018 में, उस अवसर पर इस पत्रिका के प्रथम अंक का लोकार्पण किया गया। हम्म, तो यहाँ से शुरुआत हुई प्रथम योजना। फिर उसके अतिरिक्त हमने देखा कि विश्व हिंदी सचिवालय में तीन मुख्य कार्यक्रम होते थे। एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता था, और 2 जनवरी में और फरवरी में जो सचिवालय का स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस मनाया जाता था। और फिर बीच बीच में एक दो आईसीटी की कार्यशालाएं होती थी। इसके जी अतिरिक्त अन्य कार्यक्रम नहीं थे। हिंदी दिवस जो अन्य संस्थाओं की ओर से मनाया जाता था, तो उसमें कुछ प्रावधान स्पॉन्सरशिप के लिए किया जाता था, बस इतना था। तो विचार किया गया, और जो हिंदी दिवस और विश्व स्थापना दिवस मनाया जाता था उसमें राष्ट्रीय स्तर पर ही लोग भाग लेते थे। तो फिर हमने सोचा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्य तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम कार्यक्रम हो रहे हैं। जी तो समय के साथ हमने एक आभासी कार्यक्रम आरंभ किया, जो जिसमें हर आभासी कार्यक्रम में 3 अलग-अलग देशों से हिंदी शिक्षक और हिंदी विद्यार्थी भाग लेने लगे, और साथ में हिंदी के विद्वान अध्यक्षता करने लगे। तो फिर इस प्रकार से कार्यक्रम का विस्तार हुआ, पूरे विश्व के कोने कोने से हिंदी हिंदी के कार्यकर्ताओं को हम जोड़ने लगे और उनसे संपर्क करने लगे। तो ये मुख्य रूप से यह हुआ। फिर जो जो दो मुख्य कार्यक्रम होते थे उसके अतिरिक्त हर मास, हर महीने में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जाने लगा। और विश्व के कोने कोने से हिंदी विद्वान हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में, सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए आने लगे।
और विश्व हिंदी सचिवालय का जो अतिथि गृह है उसका पूरा प्रयोग किया जाने लगा, और जो सभागार है हमारा उसका भी पूरा प्रयोग किया जाने लगा। तो इस प्रकार से मुझे बहुत संतोष होता है, बहुत खुशी होती है कि मन में जो संकल्प लेकर मैं गई थी उसके अनुसार कुछ कदम उठा पाई, कुछ पहल कर पाई। और बहुत संतोष के साथ अभी मैं अपना अपने मायके में लौट आई हूँ, जो महात्मा जी, गांधी संस्थान है। जी। देखिए ऐसा है कि मित्रों, मैं ये बताना चाहूंगा कि विश्व हिंदी सचिवालय से मेरा जुड़ाव बहुत समय से रहा है। आदरणीय माधुरी जी को शायद ही नहीं मालूम होगा। मेरा पहला जो कथा संग्रह आया था, नवयुग की सती कथा, उसकी भूमिका भी जो है मेरा सौभाग्य रहा है कि विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव डॉक्टर विनोद अरुण बालाजी ने लिखी थी। और ये भी मेरी ये दूसरी जो कृति है, ये जो तीसरी कृति है, चौथी कृति है, जो समीक्षा के दर्पण पे प्रवासी काव्य, उसकी उसकी जो उसके जो प्रस्तावना जो है आदरणीय जो है माधुरी जी ने लिखी है। तो मैं इस बात को इसलिए कहा कि वो जो समय था 2009 और 2008 का, जब डॉक्टर विनोद अरुण बालाजी जो महासचिव थी, उस समय जो विश्व हिंदी सचिवालय था एक पौधे के रूप में था। और जो डॉक्टर माधुरी जी जैसे जो लोग आए हैं, विदुषी लोग, जो विदुषी जो है विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, उनके जैसे विदुषी लोग जुड़े हुए हैं, उसके कारण जो है उन्होंने अपनी तपस्या से, अपने अपने परिश्रम से इस पौधे को जो है एक वृक्ष का रूप दे दिया है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। और उनका उन्होंने अभी जो भी अभी हमने उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जो है इसके कार्य को और आगे बढ़ाया विश्व हिंदी सचिवालय के उद्देश्यों के अनुरूप, वह निश्चित ही स्तुतीय है। उनको उनको हम प्रणाम करते हैं, और निश्चित ही जो है उनका जो कार्यकाल रहा है वो वंदनीय है। और निश्चित तौर पर जो मैंने पिछले 2-3 वर्षों में उनकी गतिविधियां देखी हैं सोशल मीडिया में, उसमें मुझे निश्चित तौर पर समझ में आया कि हिंदी को वैश्विक स्तर पर के प्रचार प्रसार में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो माधुरी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और कर लूं, फिर मैं आगे अपन दूसरे विषय पर बात करेंगे। मैंने कहा देखिए, अब आपका आपका हाँ, कार्यकाल अ, खत्म हो, ठीक सर, है? आपके तो आपके अगले प्रश्न से पहले मैं उल्लेख करना चाहूंगी जी, कि डॉक्टर विनोद बाला अरुण प्रथम महिला थी महासचिव के पद पर, जी, और मैं दूसरी महिला रही जी, जी, महासचिव के पद पर। तो जी, प्रथम महिला और अभी दूसरी महिला, दोनों की ओर से आपकी पुस्तक की भूमिका लिखी गई, तो यह भी हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का मेरे विषय लिए है। सौभाग्य की बात है, देखिए। और देखिए, जो प्रश्न था ना, मैं क्या इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब वो विषय जो है मैं फिर और नहीं उठाऊंगा, कि फिर हम दूसरे विषय पर बात करेंगे। तो विश्व हिंदी सचिवालय से तो अब आपका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो एक कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगर आप अपने उस कार्यकाल को देखती हैं, उस अतीत को देखती हैं जो आपने समय विश्व हिंदी सचिवालय के साथ बिताया, उप सचिव के तौर पर, फिर महासचिव के तौर पर, तो गतिविधियों उन गतिविधियों के बारे में आप मतलब मुझे उल्लेख करके बताइए कि जिस पर आपको बड़ा गर्व होता है, संतोष होता है कि ये काम मैंने जो है बहुत अच्छा किया, जो विश्व के स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, या बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य है जो आपके कार्यकाल में हो पाया। आपको ऐसा लगता है जिसमें जी आप जिसको करने पर आपको गहरा संतोष अनुभूत हुआ हो? मेरा प्रश्न है। जी जी। अच्छा, गतिविधियों की आप चर्चा कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, जनवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता था हिंदी भाषा शिक्षण पर। फरवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जाता था हिंदी साहित्य पर, हिंदी साहित्य के शिक्षण पर। जी, फिर अप्रैल महीने में विश्व पुस्तक दिवस के अवसर पर पुस्तक पठन गतिविधि का हम आयोजन करते थे। फिर जून महीने में संगीत दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी गीत और गजल का आयोजन हम करते थे। और उसके उपरांत अगस्त महीने में भी सम्मेलन का आयोजन होता था, और सितंबर में कार्यशाला होती थी, विशेषकर हिंदी और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के साथ हिंदी के शिक्षण पर कार्यशाला होती थी सितंबर महीने में। और नवंबर महीने में आप्रवासी दिवस के अवसर पर प्रवासी साहित्य पर कार्यक्रम होता था ऑनलाइन। और हर 2 सप्ताह में कार्यक्रम होता था, आभासी कार्यक्रम, जिसमें मैंने जिसका उल्लेख आरंभ में मैंने किया। तो ये सभी कार्यक्रम मुझे बहुत ही प्रिय थे, और बहुत ही खुशी के साथ मैं इन सब का आयोजन करती थी। लेकिन सब में मेरा सबसे प्रिय कार्यक्रम वह आभासी कार्यक्रम था, जी, जिसमें
जिसमें अलग देशों के शिक्षक कर क्या रहे हैं, पढ़ा कैसे रहे हैं, उनके विद्यार्थी क्या पढ़कर प्रस्तुत कर पा रहे हैं, यह सुनकर मेरा मन बहुत ही आह्लादित होता था। तो यह मेरा सबसे प्रिय कार्यक्रम था, आभासी कार्यक्रम, जिसका पाक्षिक आयोजन किया जाता था। मुझे जी उस इस कार्यक्रम में एक बार आपने आमंत्रित किया था, मुझे सौभाग्य मिला जी उसमें। मुझे इसलिए वो कार्यक्रम हमेशा अविस्मरणीय रहेगा क्योंकि तेहरान से उसमें जो वहाँ पर इंडोलॉजी जो विभाग होता है, जो उसकी जो प्रोफेसर थी लोताफी मैडम, वो ज्वाइन करी थी और उन्होंने अपना जो वक्तव्य है वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत् से आरंभ किया। मेरे लिए जी घोर आश्चर्य का विषय था क्योंकि एक हम लोग जुडाइज हो जाते हैं हमेशा जो है हम एक दिग्भ्रम हमारे मन में रहता है कि ईरान जो है बहुत ही कट्टर देश होगा, वहां पर इस प्रकार के लोग होंगे। परंतु जब मैं गुताफी मैडम से आपके उस कार्यक्रम में मुझे मिलने का सौभाग्य मिला तो मैं तो नतमस्तक हो गया कि आदरणीय माधुरी जी किस प्रकार की प्रतिभाओं को सामने ला रही हैं और किस प्रकार के लोग हमारे हिंदी से जुड़ रहे हैं। ये हमारे हिंदी का निश्चित तौर पर सौभाग्य है। तो मैं अगला प्रश्न करने के पहले मैं अपना दायित्व समझता हूं कि मैं उनका उल्लेख करूं। प्रमुख लोग जो फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक पे रितु जी जुड़ी हुई हैं। रितु जी से आदरणीय माधुरी जी और हम सब बहुत अच्छे से परिचित हैं, नीदरलैंड से हैं और हिंदी साहित्य में और पत्रकारिता में उनका बहुत योगदान है, वे जुड़ी हुई हैं और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। अभी तक उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया, इसलिए मैं आपके सामने वो प्रश्न का, अगर वो करती भी हैं तो मैं कार्यक्रम के अंत में आपसे जरूर पूछूंगा माधुरी जी उस विषय पे। और आपके मॉरिशस से जो है कल्पना जी जुड़ी हुई हैं, जो वहाँ की वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उन्होंने भी शुभकामनाएं दी हैं। और सूरी नाम से जो है लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे परिचित हैं, मैंने उनका उल्लेख किया और कुछ अपरिचित भी हैं जो, अगर मैंने उनसे भी ये अनुरोध किया है कि आप अपना नाम दीजिए और अपना प्रश्न जरूर रखिए ताकि मैं माधुरी जी के समक्ष कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में वो प्रश्न आपके नाम के साथ रखूं। और अभी जो हमारे साथ जो है जूम में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनका उल्लेख भी करता हूं क्योंकि उनका उल्लेख करना आवश्यक है। लैला लैला लालराम जी जो है वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आप जुड़ी हुई हैं सूरीनाम से। और भारत से जो है मेरे अभिन्न हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी जो है, आप जो है चीफ इंजीनियर थे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड में, रिटायर हो गए हैं। हिंदी के लिए हिंदी के प्रथम पंक्ति के सिपाही हैं और हिंदी के लिए जो है जो जो पब्लिक सेक्टर है, जो भारत सरकार के जो सार्वजनिक क्षेत्र है, उसमें हिंदी के प्रचार प्रसार में ये लगे रहते हैं ताकि हिंदी का अधिक से अधिक अनुप्रयोग बढ़े। और जो लोग भारत की वस्तुस्थिति जानते हैं उन्हें मालूम है कि भारत में हिंदी का अनुप्रयोग जो है बहुत कम होता है, खासकर आर्थिक क्षेत्र में और सरकारी कामकाज में। तो ऐसे क्षेत्र में वो हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे अशोक शर्मा जी का भी मैं आज कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो माधुरी जी, मेरा अगला प्रश्न जो है वो मैं सबसे पहले तो मैं बैठका के ऊपर विषय में आपसे प्रश्न करने जा रहा हूँ। तो परंतु मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, दर्शक हैं जो बैठका के विषय में नहीं जानते, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये मॉरिशस की संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। जो हमारे पूर्वज जहाजों में भरकर उत्तर भारत से लाए गए थे, जो गिरगिटिया कहलाए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको ये धोखा देकर लाया गया था कि आप बहुत पैसा कमाएंगे और जब आप घर लौटेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। परंतु ये वेस्ट इंडीज, सूरीनाम, फिजी और मॉरिशस में जैसे इनको लाकर छोड़ दिया गया और एक प्रकार से ये गुलाम के तरह ही इन्हें रखा गया था। और जब ये दिन भर कड़े परिश्रम करने के बाद, इसमें अधिकांश लोग अनपढ़ थे, कम पढ़े लिखे लोग थे, तो ये अधिकांश लोग जो है अंत में जब शाम को थक मान कर बैठते थे तो आपस में अपने रोजमर्रा की चर्चा करते थे, सुख दुख बांटते थे, साथ में रामचरितमानस का पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, जो कुछ भजन वगैरह उन्हें याद होता था वो करते थे। तो ये जो बैठका था मित्रों, इस बैठका ने हमारी सनातन संस्कृति को बचा के रखा। वरना आप जानते हैं कि इतने दूर विश्व में रहने के कारण जो है धर्मांतरण या कन्वर्शन की बहुत ज्यादा जो है संभावना रहती है कि हमारे अन्य विचारधारा की जो धर्म है वो अपने में इन्हें शामिल करने का प्रयास करते हैं। परंतु बैठका की के कारण जो है हमारी संस्कृति जो है मॉरिशस में अक्षुण्ण रही। मैंने इसके प्रति 4 लाइन लिखी है, उसके बाद मैं माधुरी जी से इसी पे प्रश्न कर रहा हूँ। वो 4 लाइन मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि बैठका से संबंधित है मॉरिशस की अद्भुत देन, उन पूर्वजों की थाती, प्रणाम कर अपनाए हम, हो नई पीढ़ी संस्कारी, रहते हो संसार के किसी भी कोने में भाई, बैठका की परंपरा जोड़ती समाज को, बचाती पहचान तुम्हारी, जोड़ तुम्हें सनातन से, बचाए भाषा तुम्हारी, रखे तुम्हें संस्कारी, बैठका करती अक्षुण, निश्चित ही पहचान हमारी, निश्चित ही पहचान हमारी। तो माधुरी जी, आप गिरमिटिया परिवार से आते हैं, मैं समझता हूँ कि बैठका विषय में प्रकाश डाले और वर्तमान में जो है
बैठका की क्या स्थिति है, ये परंपरा अभी चल रही है या समाप्त होने की स्थिति में है, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, इस विषय में आप प्रकाश डालें। ये मेरा हाँ बैठका के विषय में आपसे जी। प्रश्न है। जी सर, कोई एक वक्ता है जिनको जी, मैं अपने म्यूट आप कर को रहा हूँ। म्यूट कर लेना है? मैं म्यूट करने का हाँ, सामने। बैकग्राउंड। जी जी, मैंने कर दिया जी हूँ। जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बैठका की चर्चा करना एकदम समीचीन है। अ, मैं भी बैठका की ही उपज हूँ, जी यह इसका उल्लेख मैं करना चाहूंगी। जी क्योंकि बैठका में हिंदी की पढ़ाई मैंने जैसे की, उस प्रकार तो न स्कूल में, न कॉलेज में, और ना ही विश्वविद्यालय में उस प्रकार का अध्ययन किया गया। और बैठका में नियमित रूप से अब मेरे माता पिता ने बहुत ही अनुशासन अ, रखा हुआ था घर में, और उन्होंने नियम बना लिया था कि हर रविवार को सभी बच्चों को, परिवार के सभी बच्चों को बैठका में हिंदी की पढ़ाई करनी ही करनी है। तो जी वह एक समय था जब बच्चे माता पिता को सुनते थे। माता जी पिता ने कुछ कह दिया तो वह आदेश होता था। ऐसा कोई, ऐसे कोई, मतलब मन में ऐसा कोई भाव उत्पन्न ही नहीं होता था कि नहीं, ये माता जी या पिताजी क्या कह रहे हैं। नहीं, जी उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया, बच्चों को करना ही है। और बैठका में जो 9 बजे से 12 बजे तक, मैंने उससे पहले 2 घंटे कहा था, नहीं असल में 3 घंटे की पढ़ाई होती थी उस समय। अभी भी होती है बराबर, 9 बजे से 12 बजे तक। तो वहां पर साहित्य का अध्ययन बहुत ही गहराई से किया जाता था। और जैसे आपने कहा, संस्कृति पर बहुत बल दिया जाता था, क्योंकि केवल भाषा को आगे नहीं बढ़ानी है, अपितु बच्चों को संस्कारी बनाना है। यह एक मिशन के रूप में चल रहा था यह कार्य। और आरंभ में बैठका की स्थापना क्यों हुई? क्योंकि जो पूर्वज आए थे भारत से, उनके मन में श्रद्धा थी। श्रद्धा किसके प्रति? अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, और अपनी भाषा के प्रति। धर्म, संस्कृति और भाषा, इन तीनों की रक्षा अगर हो जाए तो फिर अपने अस्तित्व की रक्षा हो पाएगी, अपनी पहचान की रक्षा हो पाएगी। क्योंकि औपनिवेशिक शासन में ईसाई पादरी भी ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे। बहुत ही कठिनाई का समय था, वेदना, बहुत गहन पीड़ा अ, महसूस कर रहे थे भारतीय आप्रवासी। तो उस पीड़ा के समय, उस कठिनाई के समय में उन्हें, वे जब अपने रामचरितमानस को खोलकर दोहों को, चौपाइयों को पढ़ते थे तो उनके मन को शांति पहुंचती थी। जब वे हनुमान चालीसा पढ़ते थे तो उनके मन में जो भय था, दूर होता था। और फिर जब वे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ते थे तो उनकी बुद्धि एकदम प्रखर हो जाती थी, वे बुद्धि से काम लेने लगते थे। तो एक तो धर्म के प्रति श्रद्धा, दूसरा अ, अ, संस्कृति और भाषा को बचाए रखने का संकल्प, और तीसरा जो बौद्धिक दृष्टि से बौद्धिक शक्ति को बढ़ाना, हर हर स्थिति में बुद्धि से काम लेना। तो इन सब के सम्मिश्रण का फल रहा एटका की स्थापना। शाम के समय पूर्वज कहते थे, आइए हम बैठें। बैठने की तो जगह नहीं थी, मतलब पेड़ के नीचे बैठे, किसी झोपड़ी में बैठे, खुली आसमान के नीचे बैठे, तो बैठकर धर्म का पठन पाठन, धर्म की चर्चा, और फिर पुस्तकों का भी पुस्तक में जो लिखा गया है उसके अनुरूप चर्चा करना, और साथ में हिंदी भाषा की, मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी भाषा का ज्ञान बांटना। तो वहां से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, आर्य समाज की शाखाएं प्रसारित हुई, उसी प्रकार हर गांव में, हर शहर में बैठका की स्थापना होने लगी। और एक समय ऐसा आया जब सरकार ने, स्वतंत्रता से पहले की बात है मैं कह रही हूँ, सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो जो युवक या युवती
बैठका में उत्तमा तक या परिचय तक, आरंभ में परिचय तक की पढ़ाई पूर्ण करती है या करता है, उसको प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाने का, हिंदी पढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर भारत से अ, हिंदी पढ़ाने वाले को बुलाया गया सरकार की ओर से ही, और फिर नियमित रूप से जो परिचय के स्तर पर पढ़ चुके होते थे बैठका में, उन युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता था जाकर प्राथमिक पाठशाला में हिंदी पढ़ाने के लिए। तो यह बैठका का ही प्रतिफल हुआ। और फिर प्राथमिक पाठशाला में पढ़ाई शुरू हुई तो कुछ वर्ष बाद माध्यमिक स्तर पर भी पढ़ाई आरंभ होने लगी। यह भी बैठका का ही प्रतिफल हुआ। और फिर देखिए अब विश्वविद्यालय के स्तर पर पढ़ाई होती है। तो अगर मॉरिशस में हिंदी भाषा के इतिहास को आप देखें तो उस इतिहास की शुरुआत होती है बैठका से, और अभी आकर वर्तमान स्तर पर, विश्वविद्यालयी स्तर पर हिंदी शिक्षण तक हम पहुंच चुके हैं। तो यह इस प्रकार से यात्रा रही हिंदी की पढ़ाई की, जो बहुत ही सुंदर है और जिस पर हम सब गर्व करते हैं। तो देखिए, मैं जब बैठका के विषय में यहाँ पर कभी मुझे बुलाया जाता है वैश्विक हिंदी पर बोलने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में, मैं बैठका के विषय में मैं जब भी अपना वक्तव्य रखता हूँ तो अधिकांश लोगों को इसके विषय में मालूम ही नहीं होता है, और उसका इसका क्या प्रभाव रहा और इसका कितना महत्व है। आज भी अगर जो बैठका किसी भी रूप में अगर हम देखें, अगर हम अपने कॉलोनियों में, अपनी वेडिंग में, जहाँ पर भी, अब चूंकि भारत में भी बहुत कुछ बदला है, नई अर्थव्यवस्था आने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है लोगों के। लोग अपने प्रवासी हो गए, अपने शहर को छोड़ के दूसरे शहरों में जाके रह रहे हैं, तो सीमितता आ गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि अपनी संस्कृति सभ्यता से जो नई पीढ़ी है वो कटते जा रही है। तो बैठका का जो उल्लेख है, आप नाम उसको कुछ भी दे सकते हैं। वो मॉरिशस में आप बैठका कहलाता था, आप उसको भारत में और किसी नाम से आप नाम दे दीजिए, या विश्व में आप कहीं पे भी रह रहे हैं। तो मैं सारे सनातनियों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरह से आप जो है इस परंपरा को निभाएं। देखिए, माधुरी जी ने कितनी गहनता से हमें उस परंपरा के बारे में बताया, और उसने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सनातन को बचाने के लिए और अपनी संस्कृति को बचाने में। आज भी अगर हम बैठका की परंपरा को किसी भी रूप में अपनाते हैं, सप्ताह में एक बार हम सारे लोग मिलें, अब हम ज्ञान चर्चा करें, अपनी विचार के अनुकूल, चाहे तो सत्यार्थ वैदिक धर्म को मानते हो तो वैदिक, या आप वैष्णव हैं तो वैष्णव, कुछ भी यानी करें कि हम अपनी संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ पाए, ताकि वो आने वाली पीढ़ी को, अपनी आने वाली पीढ़ी को ये संस्कार दे पाए। इसी तरह से हमारी संस्कृति बचेगी, धर्म रक्षिता और रक्षिता। यह हमारा हमारा जो है प्रयास होना चाहिए। ये है कि अब आपने तो वैश्विक स्तर पर इतना काम किया है, मुझे ये बताइए कि हिंदी तो वही है जहाँ जहाँ हम हिंदी भाषी लोग हैं। आप गिरमिटिया परिवार से आती हैं, तो वो लोगों के तक हिंदी है, या जो भारत में अभी पिछले 10-15 सालों में, पिछले 3-4 दशकों में नौकरी के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में विदेशों में जाकर बसे हैं, उनके मध्य हिंदी है। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो विदेशी हैं या जो गैर हिंदी भाषी लोग हैं, उनके मध्य हिंदी की वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति है? मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आपका क्या अनुभव है और वास्तविक धरातल क्या है हिंदी का इस जी। इस इस आ, पृष्ठभूमि में? जी। जी। तो विश्व के अनेक देशों में हिंदी की पढ़ाई विदेशी भाषा के रूप में हो रही है, जी। और अनेक हमारे विदेशी विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान, विदेशी विद्वान भी हैं, और अनेक विद्यार्थी भी संलग्न हैं जी। हिंदी सीख कर कुछ अपनी सेवा प्रदान करने के लिए इस क्षेत्र में। अ, विश्वविद्यालयों में भले ही विद्यार्थियों की संख्या कम हो, परंतु हिंदी की पढ़ाई जारी है। कुछ विश्वविद्यालयों में जो पूर्व में हिंदी का विभाग हुआ करता था, तो अब विद्यार्थी न मिलने के कारण उस विभाग को बंद कर दिया गया है। यह भी एक स्थिति है। परंतु एक स्थिति यह भी है, तुर्की में एक महिला है जो जिनकी नियुक्ति हुई है हिंदी प्राध्यापिका के रूप में। तो अभी हाल में उनसे मेरी बात हो रही थी, तो मैंने पूछा उनसे कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वहां पर, तो बच्चे पढ़ रहे हैं बीए के स्तर पर हिंदी?
तो उन्होंने कहा कि अभी के लिए विद्यार्थी तो नहीं है। तो मैंने कहा तो फिर आप पढ़ाती क्या हैं? क्योंकि आपका चयन तो वहां पर हुआ है मुख्य रूप से हिंदी पढ़ाने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा विश्वविद्यालय ने एक नियम बनाया है कि जितने भी प्राध्यापक हैं उस विश्वविद्यालय में उन्हें एक पूर्वी भाषा सीखनी ही है। तो कई प्राध्यापकों ने हिंदी सीखने के लिए अपना चयन किया है। और जब तक विद्यार्थी न मिले वे प्राध्यापकों को ही हिंदी सिखा रही हैं। तो यह भी एक बहुत अच्छी बात है कि लोग एक अतिरिक्त भाषा जानने का निर्णय लेकर हिंदी सीख रहे हैं। उनकी रुचि बढ़ रही है पूर्वी भाषा सीखने की ओर। जी। और फिर भारतीय भाषाओं में से तो एक तो मुख्य हिंदी ही है। तो अभी भी जुड़े हुए हैं विदेशी लोग हिंदी के साथ, लेकिन हमारी जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, शायद उसके अनुरूप न हो, परंतु कार्य अभी भी हो रहा है जगह जगह पर। मैं आपको बहुत ही मेरे सौभाग्य का विषय है, और माधुरी जी आपको भी अत्यंत प्रसन्नता होगी। हरियाणा जो हमारे यहाँ राज्य है उसमें आप मंत्री हैं। आप जो है डॉक्टर धर्मदेव विद्यार्थी जी हमारे साथ हरियाणा से जुड़े हुए हैं। आप वहाँ पर जो है हरियाणा हिंदी साहित्य संस्कृति अकादमी के निदेशक भी हैं, और आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। और इसलिए भी मैंने आज उनको आमंत्रित किया था क्योंकि मैंने आपका आपका पूर्व की पृष्ठभूमि देखी थी। तो वो बहुत प्रकार आर्य समाजी हैं, आर्य समाज के साथ बहुत ही गहनता से जुड़े हुए हैं, डीएवी आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे कार्यक्रम में पहले वे अभ्यागत के रूप में आ चुके हैं। तो आज वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आदरणीय आदरणीय धर्मदेव जी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछिए माधुरी जी से। आपका स्वागत है। नहीं, मैं सबको सबसे पहले तो नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आदरणीय बहन जी ने जो अपना कीमती समय निकाला है, अपना मार्गदर्शन दिया, विचार दिए। मैं क्योंकि यात्रा में हूँ इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं सुन पाया, लेकिन मन में उत्सुकता जरूर रहती है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अ, तो जैसा मुझे कहा गया कि क्या मैं कोई प्रश्न कर सकता हूँ, तो इससे संबंधित दो प्रश्न हैं। एक तो जैसे आर्य समाज की पृष्ठभूमि की बात की, तो मैं बहन जी से जानना चाहूँगा कि मॉरिशस में आर्य समाज का क्या भविष्य आप देखते हैं। और दूसरा मॉरिशस प्रश्न में। मेरा, हाँ जी, दूसरा प्रश्न हिंदी के संबंध में रहेगा कि हिंदी को मॉरिशस में कितनी मान्यता है और कितना पसंद किया जाता है। जी। जी, बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में यही दो मुख्य प्रश्न हैं। एक तो आर्य समाज का भविष्य क्या है अब, और दूसरा हिंदी भाषा को कितना लोग चाह रहे हैं और इस भाषा को लेकर आगे बढ़ने के लिए वे दृढ़ संकल्पी हैं अथवा नहीं। जहाँ तक आर्य समाज का प्रश्न है, तो जैसे कि हिंदी को लेकर हमारी जो चिंताएं हैं, तो कि विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है, और माता पिता भी उस प्रकार से नियम नहीं बनाते हैं अपने घर में कि हिंदी में ही संवाद किया जाए। और फिर थोड़ी सी ढील अभिभावक की ओर है अनुशासन स्थापित करने में, और थोड़ा सा ढीलापन हम युवा पीढ़ी में देखते हैं। उसी प्रकार आर्य समाज को लेकर बराबर परिस्थिति है। तो जैसे कि हमारे समय मैंने उल्लेख किया पहले कि यह नियम था कि परिवार के सभी लोगों को, बड़ों छोटों को, सबको साप्ताहिक यज्ञ में, साप्ताहिक प्रवचन में, साप्ताहिक सत्संग में और हिंदी की कक्षा में उपस्थित होना ही होना है। नान्य अन्य पंथा, कोई दूसरा मार्ग नहीं, इस मार्ग पर चलना ही चलना है। और इस नियम के अनुसार हम कदम चलाते थे। लेकिन समय के साथ, जैसे ही आपको पता है कि धर्म और संस्कृति के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम होता रहा, और फिर
आप देखेंगे आर्य समाज की शाखाओं में जो एक समय बिल्कुल भवन भर जाता था, अब भवन को भरने के लिए हमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। परंतु कुछ ऐसे महीने होते हैं, जैसे अभी सत्यार्थ प्रकाश मास चल रहा है, इसके तुरंत बाद वेद मास आरंभ होने वाला है। जुलाई अगस्त में वेद मास आरंभ होगा। फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक हम श्रद्धानंद बलिदान दिवस के संदर्भ में पूरे 3 महीने का कार्यक्रम करने वाले हैं। तो और उससे पूर्व जो भी हमारा ऋषि बोध आता है आदि आदि, तो साल भर भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर अभी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। पिछले सप्ताह आर्य समाज की 150वीं शताब्दी और महर्षि दयानंद जी के भी जन्म दिवस के 200वीं वर्ष के लिए हमने विशेष अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था, और भारत से विद्वान लगातार आते हैं। इस समय सत्यार्थ प्रकाश मास के अवसर पर भारत से दिल्ली विश्वविद्यालय जो खालसा कॉलेज है, वहाँ के प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री आए हुए हैं, और प्रतिदिन सुबह, दिन के समय, रात्रि के समय उनका प्रवचन चल रहा है। उनके आने से पहले ही उनके टाइम टेबल को हम बना लेते हैं, और प्रतिदिन सुबह, दिन में, शाम में, रात्रि में कार्यक्रम चलते रहते हैं आर्य समाज की अलग अलग शाखाओं में। और आप देखेंगे कि इन कार्यक्रमों में सभी आर्य समाज के सभी भवन भरे हुए होते हैं, और जो संगीत मंडली भी होते हैं वे सक्रिय हो जाते हैं। वेद मास में भी बराबर चलता है, और फिर उसके बाद श्रद्धानंद बलिदान दिवस की शुरुआत के कार्यक्रमों की शुरुआत होती है, तब भी बराबर चलता है। तो सक्रियता बनी हुई है, परंतु भविष्य की दृष्टि से युवा पीढ़ी को तैयार करने में अभी भी हमें बहुत कुछ करना है, अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। तो इस कारण से हम कर क्या रहे हैं इस समय, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो वैदिक मूल्य है उसे बिल्कुल सरल भाषा में प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि युवाओं तक संदेश पहुंचे, वैदिक उपदेश पहुंचे, और वे सुन सकें, प्रेरित हो सकें। और यहाँ पर आर्य युवक संघ भी हैं, आर्य युवती संघ भी हैं, एक बाल संघ भी है। तो अब जैसे कि वैश्विक आर्य परिवार समिति की मैं प्रधाना, तो हर महीना एक देश के एक जिले में भव्य रूप से बच्चों के लिए कार्यक्रम किया जाता है। पिछली बार हमने सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय और तृतीय समोल्लास पर कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें महर्षि दयानंद ने बच्चों की शिक्षा और उन्हें संस्कारित कैसे किया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने बात की है। तो इसी पर विशेष कार्यक्रम हुआ था। अब अगला कार्यक्रम हर महीने के प्रथम रविवार को, अगला कार्यक्रम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास और 7वें समोल्लास पर होगा, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव पर आधारित है। तो नियमित रूप से निरंतर कार्यक्रम चल रहे हैं, जागृति उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है। तो आर्य समाज का भविष्य उज्जवल है। मॉरिशस में है, और अन्य देशों की बात मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यह निर्भर करता है कि जो आर्य समाज के कार्यकर्ता हैं अन्य देशों में कैसे काम कर रहे हैं। तो अभी जो कार्यकर्ता हैं मॉरिशस के सब बहुत ही कर्मठ हैं, विद्वान लोग हैं, विदुषियां हैं। तो जब आरंभ में तो डॉक्टर संजय अनंत जी ने चर्चा की थी कि एक संस्था के साथ जब विद्वान लोग जुड़ते हैं, विदुषी लोग जुड़ते हैं, तो वह संस्था एक अलग दिशा में चलने लगती है। तो आर्य समाज मॉरिशस में बहुत ही सुंदर दिशा में चल पड़ा है, और भविष्य उज्जवल है। अब हिंदी की बात हम करते हैं, तो हिंदी में जैसे मैंने पूर्व में ही उल्लेख कर दिया कि अभिभावक अब यह नियम नहीं बनाते हैं
कि घर में हिंदी में भी बातचीत करें। मेरे समय में अभी भी मेरे बच्चे भी घर में भोजपुरी में बातचीत करते हैं। भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और भोजपुरी के बाद हम हिंदी सीखते हैं। तो अभी भी घर में नियम बना हुआ है कि घर के भीतर भोजपुरी में भाषा की जाए और हिंदी में, सॉरी, भोजपुरी में बातचीत की जाए और हिंदी में संवाद किया जाए, और घर के बाहर निकले तो आप किसी भी अन्य भाषा का प्रयोग कर सकते हैं स्थिति परिस्थिति के अनुसार। परंतु हर घर में अब यह नियम नहीं है। हम देख रहे हैं कि छूट है, हर प्रकार से एकदम स्वतंत्र छोड़ दिया गया है। न अभिभावक को पता है कि उन्हें किस दिशा में चलनी है, और न बच्चों को पता है, क्योंकि मार्गदर्शक तो अभिभावक होते हैं। लेकिन जो हिंदी के कार्यकर्ता हैं, वे निरंतर अभियान चला रहे हैं कि अभिभावकों को हम जागृत करें, बच्चों को जागृत करें, और बैठकाओं में हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि की जाए। तो हिंदी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और ऐसी बात नहीं कि भविष्य अंधकारमय है। जब तक बहुत ही समर्पित हिंदी शिक्षक रहेंगे मॉरिशस में, और बहुत ही कर्मठ हिंदी के कार्यकर्ता रहेंगे मॉरिशस में, तब तक हिंदी का भविष्य बना रहेगा। और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन चक्र भी, समय का चक्र भी बदलता है। और समय का चक्र जिस ढंग से बदल रहा है, वह चक्र फिर से घूमकर उसी बिंदु पर आएगा जहां पर लोग अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को महत्व देना आरंभ करेंगे। तो हम आशावादी हैं भविष्य को लेकर। तो मैं सुंदर समझता हूँ जी, कि जी आपने चलिए, जो जी जो बताया कि आर्य समाज का निरंतर वर्ष भर कार्यक्रम चलता रहता है, यह एक आपकी विशेषता है मैं कहूँगा। तो उसमें कार्यक्रम चलते रहते हैं तो जीवंतता बनी रहती है, और आगे भी लोग उसके संपर्क में आते रहते हैं। आप हिंदी के प्रति, आर्य समाज के प्रति इतने आशावान ही नहीं, आश्वस्त हैं कि इसका भविष्य उज्जवल रहेगा। और जहाँ तक आपने दूसरी बात कही, समय और परिस्थितियां, समाज जिस गति से बदल रहा है, होती है। और भारत क्योंकि शायद मॉरिशस के लिए एक रोल मॉडल का ही काम करता है, जो असर यहाँ पड़ता है सोसाइटी पर, वो मॉरिशस तक भी जाता ही होगा। तो उसका असर तो स्वाभाविक है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। सोसाइटी, क्योंकि हम एक सोसाइटी का एक तुच्छ सा हिस्सा हैं, कोई बाहुल्यता भी हमारी नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम अपने कार्य पर डटे रहें, निरंतरता बनी रहे। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें। जितने बंधु बहनें आपके संपर्क में हैं, उन सबको भी बधाई दें हमारी तरफ से। इतना कहते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। तो जी, बहुत धन्यवाद सर। केवल आगे एक बात का मैं उल्लेख करना चाहूंगी। धर्मेंद्र देव जी ने चर्चा की कि भारत की जो परिस्थिति होती है, उसका प्रभाव तो मॉरिशस में पड़ता ही है। तो यहाँ पर मैं उल्लेख करना चाहूंगी कि भारत से साल भर प्रचारक आते हैं। अभी धर्मेंद्र शास्त्री हैं, वे लौटेंगे तो उसके बाद वेदपाल जी आने वाले हैं। दिनेश पथिक जी के सुपुत्र भी आएंगे, जो भजनोपदेशक हैं। उस वे लौटेंगे तो कोई दूसरा आ जाता है, वे लौटते हैं तो कोई तीसरा आ जाता है। लेकिन जितने लोग, जितने वेद प्रचारक भारत से आते हैं और हमारी शाखाओं में, आर्य समाज की शाखाओं में कार्यक्रम करते हैं, वे देख कर बताते हैं, सब के सब एक स्वर में बोलते हैं कि मॉरिशस में आर्य समाज एकदम भरा हुआ होता है। बहुत से लोग आते हैं, बच्चे, युवक सब होते हैं। भारत में आप जाएं, वहां पर तो चंद लोग ही उपस्थित होते हैं कार्यक्रमों में, या समाज शाखाओं में बहुत अच्छा कम लगता संख्या है। में लोग उपस्थित होते हैं। अवनी जी, मैं ये आपसे उनका सहमत हूँ कहना कि है, आप उनका दोनों कहना है। तो इस जी दृष्टि से मॉरिशस मुझे लगता है थोड़ा आगे ही है।
जी, बिल्कुल। इसलिए मुझे भी सुनकर जी, अच्छा ये लगा तो जब भारत से कंपैरिजन करते हैं। बहुत बढ़िया। आप भी आदरणीय आप दोनों आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, मैं तो आर्य समाजी नहीं हूँ, पर मैं बिलासपुर या छत्तीसगढ़ की बात करूँ, जहाँ जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, तो अब आर्य समाज की प्रखरता खत्म हो गई है। आर्य समाज के कार्यक्रमों में बहुत कम लोग आते हैं और बहुत ही छोटे कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही कम संख्या में लोग उसमें जो है सम्मिलित होते हैं। यह दुखदायी है, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। तो मैं सबसे पहले तो धर्मेंद्र जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे आग्रह पर आज वो पुनः पधारे, पहले अभ्यागत के रूप में आ चुके हैं। आज माधुरी जी के समक्ष मैंने उन्हें बताया था कि आप वो बहुत प्रखर आर्य समाजी हैं, तो निश्चित तौर पे मैंने कहा आपके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे उनसे पूछने के लिए। तो आज देखिए उन्होंने कितने, मैं जो प्रश्न नहीं कर सका वो प्रश्न उन्होंने आपके समक्ष रखे और आपने उतनी ही सहजता से और गंभीरता से उसका प्रत्युत्तर दिया। मैं आदरणीय विद्यार्थी जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे कार्यक्रम में आए। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज का यक्ष प्रश्न पूछने के लिए, जो कि जैसा कि हमारे कार्यक्रम में हम रखते हैं, ये जो परंपरा हम रखते हैं, तो आज हमारा यक्ष प्रश्न पूछने के लिए दुबई से डॉक्टर आरती लोकेश गोयल जी उपस्थित हैं। तो आरती गोयल जी, आप अपना प्रश्न जो है वो माधुरी जी के समक्ष रखें। उसके बाद मैं आदरणीय ऋतु जी और नैना जी को आमंत्रित करूंगा अपने प्रश्न पूछने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर आरती लोकेश जी, आपका बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, नमस्कार। डॉक्टर जी। माधुरी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और बहुत दिनों बाद आपकी मोहिनी मूरत देखने को मिल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा जो प्रश्न है वो मेरे अनुभवों से ही जुड़ा हुआ है कि विश्व हिंदी सचिवालय से मेरा जुड़ाव तभी हुआ जब आपने महासचिव का पद संभाला और सबसे पहले आपने हिंदी दिवस का हर देश में प्रचार करने के लिए आपने परियोजना चलाई। तो यूएई से मैंने हिंदी दिवस के लिए अनूप दादा के कहने पे, अनूप भार्गव जी के कहने पर मैंने उसकी कमान संभाली थी। और तब पहली बार जो है विश्व हिंदी सचिवालय को ज़्यादा कहना चाहिए भीतर से जाना और आपको जाना, फिर लगातार उसको कहते हैं ना जैसे फॉलो किया। और सचिवालय में आना भी हुआ विश्व रंग 2024 के दौरान। और जो आपने कार्यक्रम का उल्लेख किया कि एक शिक्षक और एक छात्र, उस कार्यक्रम में भी मेरा आना हुआ। तो कई तरीके से हमें सचिवालय से हमारा जो जुड़ना हुआ तो वो बहुत अच्छा लगा। वो एक ऐसा लगा कि हम भी जैसे प्रवासी हैं और अपने देश से बाहर रहकर हिंदी के लिए एक छोटा सा जो भी हम अपना गिलहरी जैसा श्रम का योगदान कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है, उसका मूल्य आंक रहा है। तो अब जैसे सचिवालय में जो भी परियोजनाएं आपने शुरू की, जो जिनकी बहुत सराहना हुई, मैं स्वयं भी सराहना करती हूँ, ऋतु जी भी हैं और लाला राम जी भी हैं, सभी उनकी बहुत सराहना करते हैं। तो क्या ये परियोजनाएं भविष्य में इसी तरह से चलती रहेंगी नए महासचिव और नए उप महासचिव के दौरान, या हम ये अपेक्षा तो हमें ऐसी नहीं है कि या हम ऐसा सोचने पर विवश हों कि ये सभी अच्छे कार्य यहीं रुक जाएंगे और सचिवालय अब किसी दूसरी दिशा में जाएगा? तो इस बारे में आपका क्या कहना है माधुरी जी? नहीं, जैसे मैंने कहा हिंदी भाषा को लेकर हम आशावादी रहते हैं और भविष्य उज्जवल है, यह हम मान कर चलते हैं। उसी प्रकार विश्व हिंदी सचिवालय में अब तक जो कार्य हुआ है, आगे भी यह कार्य चलेगा और उससे भी बेहतर कार्य होगा, क्योंकि कोई भी नया व्यक्ति आता है तो वह अपनी नई योजना लेकर आता है। हर व्यक्ति के कार्य करने की शैली अलग होती है, तो एक नई शैली से काम होगी, नई योजनाएं बनेंगी और हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जो पूर्व में नहीं हुआ, जो हिंदी के वैश्विक प्रचार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो। तो यह सब हम आशाएं लेकर चलते हैं। अब यह तो बात है कि इस समय कोई महासचिव या उप महासचिव के पद पर कोई नहीं है, परंतु प्रक्रियाएं तो चल रही हैं दोनों देशों की सरकारों की ओर से, और बहुत जल्द किसी न किसी की नियुक्ति तो हो ही जाएगी। और जैसे ही नियुक्त, क्योंकि मैं वहां से निकली तो एक हैंडिंग ओवर करके निकली, और उस हैंडिंग ओवर में मैंने बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अभी तक मेरे कार्यकाल 9 साल में रही वहां पर, तो क्या क्या कार्य किया गया और इसके आगे और क्या क्या करना है।
तो जिसकी भी नियुक्ति होती है तो सबसे पहले जो हैंडिंग ओवर का डॉक्यूमेंट होता है वह देखता है, और आगे क्या करना होता है उसके अनुरूप वह करता है। अब निर्भर करता है व्यक्ति के स्वभाव पर। अगर वह स्वभाव से बहुत ही कर्मठ है, बहुत ही मेहनती है, और वह मन से चाहता है कि हिंदी के लिए कुछ बहुत ही अच्छा कार्य हो, तो वह जरूर करेगा। और अगर उसके मन में कुछ और है कि नए देश में आए हैं, थोड़ा इस नए देश का लाभ उठाया जाए, थोड़ी कुर्सी का लाभ उठाया जाए, थोड़ा आत्म प्रचार किया जाए, तो फिर गए काम से। तो हम तो आशा बना कर रखते हैं कि जो भी आए वह आत्म प्रचार करने के लिए न आए, बस कुर्सी का लाभ उठाने के लिए न आए, या नए देश के नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए न आए, परंतु मन में एक मिशन लेकर आए कि हिंदी के लिए उन्हें कुछ करना ही करना है, और अपनी कर्मठता का प्रमाण वह दे। तो ऐसी हमारी आशा है और अपेक्षा भी है। और मेरी एक और भी अपेक्षा है कि आपके जैसा सरल सहज व्यक्तित्व वाला और इतना माधुर्य लिए हुए और स्नेहमय कोई भी व्यक्ति आए, तो जिससे कि हम अब ये तो प्रवासी लोग भी इसी तरह जुड़े रहे उनसे उनसे भी। और आपसे तो जो एक बार नाता बन गया है वो इस जन्म में तो कभी तोड़े नहीं टूटेगा, और हमें तोड़ना ही क्यों है। बहुत मधुर नाता है ये आपसे, हमेशा आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। हाँ, जी सर। आप लोगों को नए महासचिव और उप महासचिव के साथ जोड़ना यह भी मेरा दायित्व है, क्योंकि मैं वहां पर पहुंची थी तो बहुत कम लोगों को जानती थी, और प्रतिदिन प्रतिदिन मैं किसी एक देश के किसी एक व्यक्ति को फोन करती थी और कुछ अन्य लोगों को जानने की कोशिश करती थी। तो प्रतिदिन का यह जो कार्य था, उससे हर दिन किसी नए हिंदी कार्यकर्ता को मैं जानने लगी। और अब जो हमने प्राप्त किया ज्ञान, तो उस ज्ञान को तो बांटना ही है। तो जो नए महासचिव उप महासचिव आएंगे वे तो तत्काल जुड़ जाएंगे आप सबसे। जी, आपका फोन मुझे भी आता था, बहुत खुशी होती थी उस समय। जी जी आरती जी, अब मैं आपके बाद जो है, मैं अगर आपका प्रश्न हो चुका हो तो आपकी अनुमति हो तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ सूरीनाम से लैला जी जुड़ी हुई है। लैला जी, आप कोई प्रश्न है आपके मन में? जी, सभी को मेरा नमस्कार। मधुर जी, बहुत खुशी हूँ मैं कि आपके ये सब सुन सके। मैं सब शब्द, एक एक शब्द आपके दिल से निकले हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे संपर्क हम लोग 2023 में मेरा हुआ है, जब आप सुरीनामा हिंदी परिषद के, तभी से संबंध और अच्छे हो गए थे जब से आप आए हैं। और आपके देखा मैं भी यहाँ कई कार्यक्रम चलाने लगी। आपके कार्यक्रम को देख करके बहुत कुछ मैंने भी सीखा। प्रश्न मेरा तो वही था जो आरती जी ने, अभी डॉक्टर आरती जी ने की थी, कि आप कैसे आगे सचिवालय चलेगा। पर मुझे आशा है कि जो लोग जो आएगा वो उसी तरह से आगे ले जाएगा, तो बहुत अच्छा होगी। मुझे अच्छा है इस बात पे, और मैं खुश हूँ कि आप लोग तो जानना चाहिए कि उन्हीं के कारण मैंने मॉरिशस भी देखा। डॉक्टर माधुरी जी ने मुझे मॉरिशस में भोजपुरी कॉन्फ्रेंस में बुलाई थी, और मैं वहां पर भाग ले सकी। उनके घर पर जाकर हवन यज्ञ में भी, यज्ञ का भी भाग ले सकी। मैं ये सब धन्य हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। और आगे मुझे कुछ खास प्रश्न नहीं है। आपकी हिंदी बहुत मीठी है, बहुत मीठी हिंदी बोलती हैं आप। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कारण सरनाम में हम लोग तो सरनाम ही बोलते हैं ना, पर हिंदी बोलने में तो थोड़ा कुछ। मैंने तो सरनामी पढ़ी है, सरनामी साहित्य पढ़ा है। सरनामी हिंदी ही तो है, कहाँ हिंदी से अलग है, वही हिंदी का ही एक रूप है ना। तो जी बहुत हाँ, हिंदी का मीठी एक रूप लगती है है। आपकी भाषा। जी, और मैं हमेशा जब भी सूरीनाम के लोगों से मिलता हूँ, मुझे उनकी भाषा बड़ी मीठी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो बोलते रहे और मैं सुनता रहूं। तो खैर, समय की बात, आज मैं बहुत आदर और सम्मान के साथ जो है ऋतु जी को आमंत्रित करता हूँ। आप नीदरलैंड से हैं, पर मैं समझता हूँ कि हम सब उनसे परिचित हैं, इसलिए किसी विशेष परिचय की आवश्यकता नहीं है। तो ऋतु जी, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो रखिए, हम कार्यक्रम के सबसे पहले संजय जी, आपका बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और आदरणीय माधुरी दीदी को मैं सादर प्रणाम प्रेषित करती हूँ। और मेरा भी ये सौभाग्य रहा
कि आपके द्वारा ही मैंने हिंदी सचिवालय को जाना, मॉरिशस को जाना और विश्व भर के साहित्यकारों से जो जोड़ा, उसका श्रेय भी आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी को ही जाता है। और एक बहुत प्रश्न है, थोड़ा सा पर्सनल है, व्यक्तिगत प्रश्न है, क्योंकि मेरे को सौभाग्य मिला कुछ दिन आपके साथ रहकर आपको जानने का, देखने का। तो मुझको आपके अंदर एक ऐसी सशक्त महिला नजर आई जो दूसरी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल बन सकती है। मैंने देखा आप एक गृहिणी हैं, मैंने देखा आप एक कार्यकारी जो संस्था है उसको चलाती हैं, मैंने देखा आप महानिदेशक हैं विश्व हिंदी सचिवालय संस्था की, जो अपने आप में इतना बड़ा उत्तरदायित्व है। उसके अलावा भी जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जैसे आर्य समाज की संस्था हो गई, दूसरी संस्थाएं हो गई, उन सब में कहीं ना कहीं आप उपस्थित हैं और आपके ऊपर उन संस्थाओं के उत्तरदायित्व भी हैं। तो मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि इतने सब उत्तरदायित्वों को आप कैसे संभालती हैं, इनके बीच में संतुलन कैसे बनाती हैं? जी, बहुत धन्यवाद रितु जी। और आप ने जो समय बिताया था हमारे साथ मॉरिशस में, वह तो हम कभी भुला नहीं पाएंगे। बहुत ही सुंदर और आनंददायक समय रहा और उसके लिए बहुत आपको मैं धन्यवाद करती हूँ। देखिए, संतुलन बिठाने के पीछे कुछ लोगों का हाथ होता है। तो एक तो आपने कहा मैं गृहिणी हूँ, तो गृहिणी हूँ तो एक तो पतिश्री है। अगर पति का सहयोग न मिले तो ना महिला कैसे आगे काम करेगी। तो पति का पूर्ण सहयोग मिलता है, इसीलिए घर का काम और घर के बाहर जो भी दायित्व होता है उसका निर्वहन हम करते हैं। दूसरा आपने कहा मेरा एक परिवार है, तो परिवार में मेरे सिर के पर माता पिता की छत्र छाया है और मेरे नीचे जिन पर मेरी छत्र छाया है, मेरी 2 बेटियां हैं। तो माता पिता का आशीर्वाद बना रहता है, हर कार्य में वे सहायता करते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत सद्भावनाएं प्रदान करते हैं। तो यह भी मेरा बल बनता है। एक तो पति का सहयोग मेरा बल है, माता पिता का आशीर्वाद मेरा बल है, और जो छोटी कन्याएं हैं मेरी 2, तो उनकी ओर से भी मुझे वे बहुत समझती हैं अपनी माता को कौन सा कार्य करना है, कब करना है, कैसी मदद चाहिए, सब समझती हैं, बहुत समझदार। तो जब समझदार बच्चे मिल जाते हैं और संस्कारी बच्चे मिल जाते हैं, तो सोने में सुहागा। इसीलिए इतना बल मिलता है कि हम घर भी संभाल पाते हैं और उधर किसी संस्था को भी संभाल पाते हैं और इसके अतिरिक्त समाज की सेवा भी कर पाते हैं। और अंतिम जो आपका है अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ाव, क्योंकि हमारी मान्यता है कि जब अनेक संस्थाएं साथ मिलकर काम करती हैं तो काम में और भी सौंदर्य आ जाता है और भी अच्छी तरह से काम हो पाता है। तो जितनी भी अन्य संस्थाएं हिंदी भाषा के विकास से जुड़ी हुई हैं, उन सब को साथ लेकर चलना और उन्हें जो सहायता चाहिए वह सहायता अपनी ओर से प्रदान करना, यह निरंतर चलता रहता है। तो फिर कार्य बहुत ही आसान, सुंदर और सफल रहता है। तो बस यही रहस्य है। सच में तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा प्रश्न और है कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है और जो भावी पीढ़ी है, उसको हिंदी के प्रति हम लोग कैसे उत्साहित करें या रुचि उनकी बढ़ाएं, इसके लिए आप एक छोटा सा संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? जी जी, युवा पीढ़ी को आगे लाना है। कक्षा में जो बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा, आकर सबके सामने बताएं, दिखाएं। युवा पीढ़ी को मंच प्रदान करना है। आपको स्मरण होगा रितु जी, मैंने एक बार आपको बताया था कि कुछ ऐसे कार्यक्रम होते हैं हिंदी के, घूम फिर कर वही 4-5 लोग आते हैं वक्ता के रूप में, और घूम फिर कर केवल जो विद्वान लोग आते होते हैं, वरिष्ठ लोग आते हैं, वही आते हैं। तो यह तो एक वन वे ट्रैफिक हो जाएगा
और कोई भी कार्य अगर आप संपूर्णता में उसे संपूर्णता देना चाहते हैं तो वह टू वे ट्रैफिक होना चाहिए। कभी आप युवाओं को मंच प्रदान करें, कभी बच्चों को मंच प्रदान करें, कभी विद्वानों को मंच प्रदान करें, और कुछ ऐसे कार्यक्रम करें जिसमें सब के सब उसमें सम्मिलित हो। तो फिर यही अब मैं सोचती हूँ, युवाओं को जितना हम मंच देंगे, बच्चों को हम जितना सामने लाएंगे, उतना ही भाषा के प्रति उनके मन में लगाव और भी गहरा होगा। और लगाव एक बार गहरा हो गया तो फिर तो गाड़ी अपने आप चल पड़ेगी। बहुत बहुत जी हाँ। धन्यवाद दीदी मैं आशा आपके करता हूँ सुविचारों के लिए। संतुष्ट होंगी, क्योंकि समय हो चुका है। तो मैं ये चर्चा इतनी रोचक चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि माधुरी जी आपसे हम और लंबी बातचीत करते रहे, परंतु एक हर कार्यक्रम की एक समय अवधि होती है और उसका एक परिपालन हमें करना पड़ता है। हम उस अनुशासन में बंधे हुए हैं, किंतु समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आपके से इतना कुछ जानने का अवसर मिला। फिर आदरणीय विद्यार्थी जी जुड़े, जो इतने वरिष्ठ मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, वो उनको मैंने आपके विषय में बताया था, तो वो जुड़े, उनके प्रश्न का उन्होंने जो प्रश्न किया उसका आपने कितनी गंभीरता से उत्तर दिया, मैं तो मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। और जो हमारे दर्शक है उनको भी बहुत कुछ जानने का अवसर मिला होगा निश्चित तौर पर। तो चूंकि आप आज 2 आर्य समाजी हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहे और आज हमारी मुख्य अभ्यागत आर्य समाजी थी, इसलिए मैं आज कार्यक्रम का जो समापन जो है वह शांति पाठ से करता हूँ। आप सब लोग जो है जिन्हें शांति पाठ आता है वो शांति पाठ दोहराएं, और नहीं आता है तो कम से कम जो है आप जो है नमस्कार की मुद्रा में रहें। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति आप शांति शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति सर्वं शांति रेव शांति सामा शांति। ओम शांति 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 शांति। सबको नमस्ते, सबका धन्यवाद। आज का नमस्ते। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और हम सब लोग बहुत संतुष्ट हुए, और भविष्य में मैं निश्चित ही माधुरी जी को पुनः अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करूंगा। और आज के लिए हम सब के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते।